सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक जजमेंट पर काफी चर्चा हो रही है, इतनी कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ही इसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किए जा रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नर केस में आए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने ऐसी बहस छेड़ दी है कि वो थम नहीं रही। लीगल फ्रेटर्निटी से लेकर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ तक सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस जजमेंट का असर सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल फ्रेटर्निटी तक नहीं है, अब इसका असर कोर्ट के बाकी केसेस में भी नजर आ रहा है। क्या तमिलनाडु गवर्नर के बिल्स को असेंट न देने पर सुप्रीम कोर्ट का आया ये वर्डिक्ट बाकी के स्टेट्स के सिमिलर केसेस पर भी असर डालेगा? क्या वहाँ के गवर्नर्स के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगी? ये सारे वो सवाल है जिसको लेकर कोर्टरूम में एक नई बहस छिड़ चुकी है। वैसे तो एक सेक्शन इस जजमेंट को काफी हिस्टोरिक और सही मान रहा है, लेकिन दूसरा ऐसा भी है जिसे लगता है कि ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल है। ये संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसमें? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8, 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. अब इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में एक कॉमन ग्राउंड निकाल पाना काफी आसान बात नहीं है, और शायद इसीलिए ये डिस्कशन भी लंबा चलेगा। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे तमिलनाडु के जैसे बाकी ही स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट अप्लाई होता है या नहीं, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। हेलो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में केरला और गवर्नर के बीच चलते विवाद पर ट्यूसडे को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जोयमला बागची की बेंच केरला सरकार के 2023 में दाखिल किए गए रेट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। पिटीशन में गवर्नर के द्वारा असेंबली के पास होने के बाद भी बिल्स को अप्रूव या रिजेक्ट न करने पर सवाल उठाए गए थे। ये सब ड्रामा शुरू हुआ जब नवंबर 2023 में नोटिस इशू के बाद केरला के गवर्नर ने कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। उसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को शार्पली क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए दैट गवर्नर हैज सैट ऑन द बिल्स फॉर नियरली 2 years। फिर 19 फरवरी 2024 को प्रेसिडेंट ने कुछ बिल्स को अप्रूव किया, पर 4 बिल्स को असेंट देने से रिजेक्ट कर दिया। पहला था यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट नंबर 2 बिल 2021, दूसरा केरला कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, तीसरा यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 और चौथा यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट नंबर 3 बिल 2022। फिर क्या था, केरला सरकार ने फिर से एक और रिट पिटीशन फाइल की 2024 में, जिसमें प्रेसिडेंट के रिफ्यूजल को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में इस पे भी यूनियन को नोटिस इशू किया था। लेकिन अब तमिलनाडु केस में गवर्नर और प्रेसिडेंट को टाइम फ्रेम में लाने के बाद केरला स्टेट का ये मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यू वर्डिक्ट इस केस में भी वैसे ही अप्लाई होगा? ये सवाल सबके मन में है। मंगलवार
मंगलवार को केरला सरकार की तरफ से कोर्ट में खुद लेजेंडरी सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल उतरे थे और उन्होंने बेंच से कहा था, matter covered by the recent judgment, the issue is what is the time limit for reference to the president. That is held to be 3 months. That is based on a circular issued by the government of India. पर दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत पिच लिया और बोला कि उन्हें जजमेंट के इम्पैक्ट को पूरी तरह देखने के लिए वक्त चाहिए। जब वेणुगोपाल ने पुश किया that solicitor general has to say if it is covered directly or not, तो एसजी ने सीधा साधा जवाब दिया that it is not covered. अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने भी इसमें अपना व्यू पॉइंट रखा, ये कहते हुए कि जजमेंट डज नॉट कवर सर्टेन इश्यूज ऑफ दिस केस ऑन फैक्ट्स, वी वुड लाइक टू शो द डिफरेंस। उनका कहना था कि तमिलनाडु और केरला के केसेस में कुछ फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर ये जजमेंट केरला पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। अब आप ही सोचिए कि आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या डिसाइड किया होगा। क्या उन्होंने सेंटर की बात मान ली है या फिर अपने रीसेंट ऑर्डर पर बने रहे। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच का कहना है कि वो ये चेक करेंगे कि क्या जजमेंट केरला के केस पर लागू होगा या नहीं, या फिर सच में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस है। इसी बीच वेणुगोपाल ने बेंच को एक और इम्पोर्टेंट बात याद दिलाई कि गवर्नर ने जब 2023 वाली पिटीशन पेंडिंग थी तब कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर किया था और जब प्रेसिडेंट ने 29 फरवरी 2024 को कुछ बिल्स को एसेंट देना रिजेक्ट कर दिया तो केरला सरकार ने एक और रिट पिटीशन दाखिल की थी। उस पिटीशन को चीफ जस्टिस ने 13 मई को लिस्ट करने का ऑर्डर दिया था। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर दोनों पिटीशंस को क्लब करवाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बेंच को बताने के बाद कि तमिलनाडु गवर्नर के केस में आए रीसेंट जजमेंट केरला के केस पर लागू नहीं होता, तो बेंच ने पुराने मैटर की सुनवाई के लिए अब 6 मई की डेट फिक्स कर दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर के बिल एसेंट देने के टाइम फ्रेम तय की थी वो केरला केस में भी अप्लाई होगी? क्या गवर्नर को बिल्स पास होने के बाद इनडेफिनाइट समय तक उन्हें होल्ड करने का अधिकार है, या तमिलनाडु वाला जजमेंट जिसमें 3 महीने का टाइम लिमिट फिक्स किया गया था वो यहाँ भी लागू होगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लेता, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल माहौल में सस्पेंस बना रहेगा। बस 6 मई तक इंतजार करना है, क्योंकि ड्रामा और आर्ग्यूमेंट्स दोनों हाई वोल्टेज होने वाले हैं। So stay tuned with us and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।